बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथी मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि कैबिनेट की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी की वजारत के ज़िली इदारे EOBI को बड़ी वारदात डालने से पहले ही पकड़ लिया। 3 माह के लिए 3 अरब 23 करोड़ मालियत का बड़ा इंतजामी बजट मांगने पर ECC ने जुल्फी बुखारी से वजाहत तलब कर ली है। जुल्फी बुखारी की वजारत से रियल एस्टेट के शोबे में सरमायाकारी की तफसीलात भी मांग ली गई। शदीद मुआशी बहरान के दौरान जुल्फी बुखारी की जानिब से EOBI में 300 अफराद की भर्ती की इजाजत मांगने पर भी इक्तिसादी राब्ता कमेटी शदीद बरहम होगी। इसके साथ साथ काबीना के इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा पर भी शदीद तनकीद की गई। हमने वही लोग टॉप पोजीशंस पर लाकर बिठा दिए जो कि नून लीग के अपने लोग थे और अब वो हमारी मईशत को भी तबाह कर रहे हैं। काबीना के इजलास में तारिक बाजवा और उनकी जानिब से 200 अरब डॉलर्स वापस लाने की डील को सबूताज करने से मुतालिक क्या तनकीद हुई, काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की लड़ाई विफाकी काबीना तक जा पहुंची। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने विफाकी वज़रा की तरह अपना वजन जहांगीर तरीन के पलड़े में डाल दिया, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानी बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि माजी में नून लीग को तनकीद का निशाना बनाने वाली PTI ने अपने दौरे हुकूमत में चोरों को नवाजने का बड़ा प्लान बना लिया है। वज़ीर खजाना असद ने नई एमनेस्टी स्कीम को लाने का ऐलान कर दिया। एक जानिब से काला धन सफेद करने के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई जा रही है तो दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस गई। अस्पतालों में दाखिल मरीजों को उनकी अद्वियात से ज्यादा मौत सस्ती लगने लगी। महंगाई के इस तूफान में गरीब की चीखों पुकार, हर तरफ बेचैनी, मुलाजमीन हड़तालों पर, उस्ताद सड़कों पर रुस्वा हो गया, मगर हुकूमती ऐवानों में कोई भी काम धरने को तैयार नहीं। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि हमारे प्रोग्राम मुकाबिल में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के हजारों मुलाजमीन से मुतालिक आवाज उठाई गई थी। सेक्रेटरी तिजारत अहमद नवाज सुखेरा ने अपना रद्द-ए-अमल, अपना मौक़िफ़ भेजा है प्रोग्राम मुकाबिल को, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर सबसे पहले क्लासा साहब, कैबिनेट से मुतालिक कल आपने जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर की वो सारी आज सच साबित हुई। आज काबीना में क्या हुआ? बहुत हैवी एजेंडा था, कहाँ से स्टार्ट लेंगे आप? आज बड़ा, जो मेरी इतलात हैं, बड़ा जैसे आपने कहा हैवी एजेंडा था और कोई 5-5.5 घंटे तक इजलास जारी रहा। खासा फायर वर्क भी रहा उसमें। मेन तो जो लोग इसी में इंटरेस्टेड होंगे कि जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से इमरान खान ने क्या गुफ्तगू की। जो मेरी इतलात हैं कि वो बिल्कुल इजलास के आखिर पे इमरान खान ने इसको टेकअप किया। 4-5 घंटे बाकी इशू से उनको टेकअप करते रहे। और इंटरेस्टिंगली जब उन्होंने ये सारी बातें की, इमरान खान ने जहांगीर तरीन साहब और कुरैशी साहब के हवाले से जो चीज़ें मीडिया में आ रही थी, तो शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त इजलास में नहीं थे। अच्छा। तो इमरान खान साहब ने जो भी बातें की हैं कि आपको मसलन क्या बातें की उन्होंने कहा कि आपने जो बात भी करनी होती है तो पॉलिसीज़, यहाँ पे एक हुकूमत है, एक कैबिनेट है, पार्टी है, अगर आपने कुछ कहना भी है, बात करनी भी है, एक दूसरे से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर आपने कुछ दिखाने भी हैं तो पब्लिक में, मीडिया में जाने की क्या ज़रूरत होती है? आप एक तरह की एम्बेरसमेंट कर। बात तो इमरान खान की ठीक थी कि फोरम है, यहाँ पे आप आए हैं तो बात करें यहाँ पे। और दूसरा उन्होंने ये भी वहाँ पे क्लियर किया कि जहांगीर तरीन साहब को जो बुलाया गया था तो वो हमारा ये इनिशिएटिव था। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग इसका बैकग्राउंड, अगर इमरान खान ने उनको वज़ीरों को बताया कि जी मेरी उनसे शाह महमूद कुरैशी साहब से अकेले बात हो चुकी है। शाह महमूद कुरैशी साहब 1-2 घंटा मीटिंग में बैठने के बाद उन्होंने कहा जी मेरी मीटिंग में मैं जा रहा हूँ, वो चले गए। सो जो इमरान खान ने गुफ्तगू की और जो TV पर रिपोर्ट हो रही है तो ये शाह महमूद कुरैशी की अदम मौजूदगी में हुई है। लेकिन इमरान खान साहब ने क्लियर किया जी मेरी उनसे अलहदा इस मौजू पर बात मैं कर भी चुका हूँ। एक तो ये चीज़। अब हुआ क्या था, ये सारा इशू बना कैसे है, जिसे कुरैशी साहब अपसेट हैं थोड़े से, वो यह था कि एक दिन वहाँ पे पहली 2-3 मीटिंग जो हो रही थी कैबिनेट की, तो उसमें ज़राअत के हवाले से एक उस पर ब्रीफिंग और उस पर बहस शुरू हो गई। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है, क्योंकि कुरैशी साहब का एक बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में 1993 में, फिर फैप थी यहाँ पे फार्मर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसके भी सदर है जनाब मुशर्रफ के दौर में, अपना भी एक एग्रीकल्चर उनका बैकग्राउंड, लिहाजा उनकी कमांड है एग्रीकल्चर के इश्यूज़ पे। तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे पिछली 1-2 मीटिंग में कैबिनेट में एग्रीकल्चर पॉलिसी के हवाले से। तो क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग थी, अनअनाउंस्ड अंडरस्टैंडिंग है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो इस वक्त इनके एग्रीकल्चर के मामला पंजाब और इधर उधर देख रहे हैं। तो जब इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, तो उस वक्त ये वहाँ पर एक सवाल उठ गया कि क्यों ना उन्हीं को बुला लिया जाए तरीन साहब को, वो आके इन चीज़ों को देखें, ज़रा वो जवाब दें, क्योंकि वो देख रहे हैं। सो ये कोई प्लान नहीं था।
इमरान खान साहब ने स्पेशली नहीं बुलाया था उनको। ये मीटिंग के दौरान से ये एक सवाल उठा कि इन सवालात के जवाब तो ये ऑफिशियल्स और ये दीगर लोग नहीं दे पा रहे, जो शाहमूद कुरैशी साहब बड़े रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछ रहे थे। सो उसके बाद उनको बुलाया गया कि आप आएँ और ब्रीफिंग करें। इंटरेस्टिंगली जिस दिन वो आए हैं, जो मेरे ज़राए कह रहे हैं, शाहमूद कुरैशी साहब अगर इसका कोई काउंटर कोई वर्जन देना चाहें तो ज़रूर दें, वो ये कह रहे हैं कि जिस दिन इन तरीन साहब ने ब्रीफिंग दी एग्रीकल्चर पे, उस दिन शाहमूद कुरैशी साहब इजलास में वो नहीं थे, वो कैबिनेट में नहीं थे। और वो जो ज़राए मुझे बता रहे हैं कि तरीन साहब की ब्रीफिंग बड़ी अच्छी थी। मसलन उन्होंने पहले चैलेंजेस बताए, चैलेंजेस क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं और इनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा। सो कॉर्पोरेट सेक्टर के वो बंदे हैं, क्योंकि उन्हें तजर्बा है। सो वो बुलेट पॉइंट्स के साथ अपने साथ उन्होंने कैबिनेट को पूरे एक प्रॉपर उन्होंने ब्रीफिंग दी, जिस पे साफ ज़रा कैबिनेट वाज वेरी हैप्पी। और जो मुझे ज़रा बता रहे हैं कि उनको बड़ा अप्रिशिएट भी किया गया उनको कि जी बड़ा अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त है। अब ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से शाहमूद कुरैशी साहब जो है ना उस पर अपसेट हुए हैं और वो उस पर पब्लिक गए हैं कि वो तो ये चाह रहे थे कि इनको कैबिनेट के करीब नहीं आना चाहिए, लीव अलोन कैबिनेट के करीब छोड़ें। तो कैबिनेट में भी आ गए हैं, ब्रीफिंग भी दे दी है, अप्रिसिएशन भी हो गई है, वज़ीर आज़म ने भी उनकी बातें पसंद कर ली हैं। सो बेसिकली ये एक ओल्ड ये रेवलरी है। गुस्सा किस चीज़ का है, मेरे पास और भी बड़ी डिटेल है, लेकिन आमिर साहब पहले उस पर बात कर लें, मैं फिर आऊँगा लास्टली। अब वो गुस्सा कुछ इस तरह का है कि जब यहाँ पे आपको याद होगा शाहमूद कुरैशी साहब जो मुल्तान से अपना MPA का इलेक्शन वो हारे थे, वो नईम सलमान उससे लड़के से उसको जहाज़ पे लेके तरीन साहब ही लेके आए थे, बनी गाला उन्होंने ही शामिल करवाया था। अब जो लड़का आपको हरा रहा हो, कल का 25 साल भी उम्र नहीं थी पूरी उस लड़के की, वो आपको एक सीजन पॉलिटिशियन को जो अपने आप को ये पंजाब चीफ मिनिस्टर का ओहदे का वो अहल समझते हैं, उनको हरा दे और उनका सारी प्लानिंग है, जैसे चौधरी या निसार अली खान साहब की प्लानिंग जो है हर दफ़ा वज़ीर आला पंजाब बनने की नाकाम हो जाती है, सेम कुरैशी साहब के साथ हुआ। सो उनके जहन में ये था कि तरीन साहब जो हैं उस लड़के को लेके आए, उसे PTI में शामिल करवाया, बाद में उसको वज़ीर बनवाया। सो देयर इज़ अ बैकग्राउंड टू दिस होल ये कंट्रोवर्सी। जो मेरी जब मुलाकात हुई थी जहाज़ से आते हुए इनसे कुरैशी साहब से, वी हैड कोई 1.5 घंटे हमारी चैट हुई थी जहाज़ में बैठे हुए, तो मैं ये भी लग रहा था कि उन्हें फील है, ये एक तरह की फीलिंग है कि इससे ज़्यादा मैं इस पर क्या कर सकता था कैरियर में। यही कर सकता था कि मैं ऑलरेडी मैं फॉरेन मिनिस्टर लग चुका हूँ। जो मुझे फील हुआ वो फॉरेन मिनिस्ट्री, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी कुरैशी साहब के हवाले से गुफ्तगू के बाद, तो फॉरेन ऑफिस तो इतने ज़्यादा मुतासर नहीं है। उनके जहन में फिर वही था कि मैं पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप जो है ना, और पर्टिकुलरली जब वो देखा जा रहा है कि पंजाब में वजारत आला नहीं चल पा रही, PTI को प्रॉब्लम है, शायद वो तवक्को रखते थे जो अभी यहाँ पे सीट जीते हैं, इलेक्शन जीते हैं, कि शायद मैं दोबारा री इलेक्शन में लड़ के वापस आ सकता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब तैयार नहीं है। सो ज़हनी तौर पर मुझे फील होता है, जस्ट माई ऑब्जर्वेशन, कि कुरैशी साहब अपने आप को अलाइन फील नहीं कर रहे। वो ये समझते हैं कि मुझे या तो हराया गया है। मैंने पूछा उनसे ये सवाल बगड़ा ये पॉइंट आउट करके जहाज़ में, मैं कि आपको लगता है कि आपको हराया गया है इलेक्शन में ताकि आप वो ना बन सकें? तो उनका जवाब को इतना कोई नेगेटिवली उन्होंने फोर्सफुली डिनाई नहीं किया कि हाँ नहीं एक होता है। सो उनकी ये फीलिंग है कि शायद मुझे इलेक्शन हराया गया ताकि मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर ना बनूं। सो उन्हें लगता है कि मैंने फॉरेन मिनिस्टर बनना था, बन लिया, पंजाब का चीफ मिनिस्टर मुझे लगा नहीं रहे और मैंने क्या करना है। सो ही हैज टेकन ए स्टैंड अगेंस्ट, एक पॉपुलर स्टैंड ले रहे हैं जिस पर अपोजिशन की सपोर्ट उनको मिलेगी। सो उनका पता मैं ये समझता हूँ उस वक्त जब इन्होंने रेमंड डेविस पे रिस्क लिया था वो शायद इतना वाइज उनका फैसला नहीं था, मैं समझता हूँ। आपकी दफ़ा जो लाइन ले रहे हैं ना, इनको अपोजिशन की बड़ी स्ट्रांग इनको सपोर्ट मिल सकती है। जो एंटी एक ये इमरान खान साहब के खिलाफ मीडिया है या ट्विटर सोशल मीडिया जो भी है, वो सपोर्ट इस वक्त मिल सकती है कुरैशी साहब को अगर ये पॉपुलर एक लाइन ले कर चलते हैं कि वो बंदा जो वहाँ से वो नाअहल हो चुका है, जिसको अदालतें फलां कर दी हैं, ये इशूज़ हैं, बला इशूज़ हैं, हम उनको क्यों बुला रहे हैं। सो कुरैशी साहब ने अपना पत्ता बिल्कुल सही तरीके पर सही टाइम पर फेंका है। रीज़न एक ही है जो मुझे उस दिन जहाज़ पर उनके साथ आते हुए 1.5 घंटे में लगा है कि वो इतने इंटरेस्टेड और इतने पैशनेट इमोशनल इस जॉब के बारे में नहीं है जो मौजूदा जॉब जो इस वक्त उनको दी गई। कल से सारे पाकिस्तान की महंगाई को देख के, बाकी मसाइल को छोड़ के सारा मीडिया वो स्टोरीज तो शॉर्ट ऑफ स्टोरीज होते हैं, कल से ये चल रहा है। तो आज भी चल रहा है। और जो रिपोर्ट किया जा रहा था, आई मे जस्ट ऐड टू व्हाट ही सेड, कि वो गलत किया जा रहा था। आज मीडिया के ऊपर ये तासुर दिया जा रहा था कि कोट एंड कोट जो है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ने अपना वजन जो है उनके पलड़े में डाल दिया जहांगीर तरीन के, और एज इफ के शाहमूद कुरैशी साहब की वहाँ पे इनडायरेक्टली कुछ सर्जनिश की। मेरी जो इतलाएँ हैं वहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ।
वो बिल्कुल जिस तरह का असद फरमा रहे हैं, आखिर में एजेंडे के ये आया और उस वक्त शाह कुरैशी मौजूद नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर ने कोई साइड नहीं ली, उन्होंने सिंपली कहा है कि ये जो हमारी अंदर की लड़ाई है ये बाहर नहीं होनी चाहिए। हर पार्टी में डिफरेंसेस होते हैं, हमारी वे भी हैं, ये प्राइवेटली उन्होंने बल्कि मिसाल दी कि चौधरी निसार और ख्वाजा आसिफ की इतनी लड़ाई रही है, वो पब्लिक नहीं आई, जो अंदरूनी ही रही। तो हमारी भी ये जो लड़ाइयाँ अंदरूनी जो मसाइल हैं ये हम घर के अंदर बैठ के टलेंगे, ये पब्लिक नहीं आएगा। बल्कि सोमा शो थोड़ी सी एक जो बात उन्होंने कही कि वो जहांगीर तरीन के थोड़ी सी खिलाफ चली जाती है। उनका पहले देखें बयान आ जाते हैं, उसके बाद फिर लोग ट्वीट्स कर देते हैं। ट्वीट क्योंकि उसके बाद जो है जहांगीर तरीन ने की थी, याद रहे गालबन जहांगीर तरीन भी शायद मुल्क में नहीं है, लंदन में है, तो उनके हवाले से भी जो खबरें आज चल रही थी कि जी उन्होंने जो है असद उमर के ख़िलाफ़ जो है अटैक कर दिया और वो कर दिया, उसमें भी पता नहीं कितनी सदाकत है। बाकी फवाद चौधरी फवाद ये कह रहे थे अभी हामिद मीर के प्रोग्राम में कि जनाब ये उनको आइंदा भी कैबिनेट में उसमें बुलाया जाएगा। ये हमारे पास इतला नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की ये जो सवाबदीद बुलाना चाहेंगे या बुला रहे हैं या नहीं बुलाते हैं, ये नहीं हुआ। मगर आज कैबिनेट में ये कम अज़ कम प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा कि वो आइंदा भी आएंगे, और ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि जनाब पिछली दफ़ा जो बुलाए गए थे तो क्यों बुलाए गए थे, ये जिक्र ही नहीं हुआ। बल्कि थोड़ा सा इस वक्त वहाँ पे अंदर में अंदरूनी लड़ाइयाँ थोड़े से ग्रुप्स बन गए हैं। पहले यहाँ पे ग्रुप था कि इलेक्शन से पहले जो पार्टी का इलेक्शन होने जा रहा था इंटरनल, जो कि रोक दिया गया था, उसमें एक तरफ जो है चौधरी सरवर और ये ग्रुप बन गया था, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन का ग्रुप था। वो इलेक्शन नहीं है, वो पुरानी राइवलरीज शाह कुरैशी मुखालिफ ग्रुप में थे, तो वो राइवलरीज इंटरनल अभी चल रही हैं। बल्कि आज थोड़ा सा झटका अगर लगा है किसी को, किसी की पावर क्लिप्स हुई हैं। मैं खबर देता जाऊं, एक तो एक वजीर साहब को तब्दीली के लिए कहा जा रहा है और वो अड़े हुए हैं, वो मान नहीं रहे हैं। अच्छा। तो शायद आइंदा आने 1-2 दिन में बड़ी वजारत है, नाम ही बता दें सर, कुछ तो बता दिया करें आमिर साहब, बता दें। जो है मुझे रोका गया है कि उनको कहा जा रहा है कि आप खुदा के लिए आपके बस की बात नहीं है, आप छोड़ दें। वो अड़े हुए हैं कि मेरी इज्जत कम हो जाएगी। गैस करूं? नहीं, आप ना गैस करें। आप सोच रहे, मुझे तो नहीं पता है, मैं तो बाइंडिंग नहीं हूं। हाँ ना नहीं कहूंगा, गैस कर तो कसौटी खेलते हैं। आप सुनते रहिए, आप गैस कर लीजिए। मेरा ख्याल है गुलाम सरवर खान की बात तो नहीं होगी। मैं हाँ नहीं कर रहा, मैं हाँ ना नहीं कर रहा। जब आपने कैपेसिटी इशू की बात किया ना तो मेरा ज़हन सीधा उधर ही गया है। बहरहाल एक के थोड़े से पर काटे गए हैं थोड़े से, तो वो फवाद चौधरी के काट दिए गए हैं कि कल जो है सेनेट कमेटी के अंदर उनके और अरशद खान के दरमियान जो लड़ाई हुई कि बड़ी तू मैं भी हुई। उन्होंने कहा कि तो आप मेरे उसमें मुदाखला ना करें, उसने कहा आप करना चाह रहे हैं क्योंकि मैं आपकी करप्शन नहीं करने दूंगा। काफ़ी ज़्यादा तल्ख कलामी के बाद प्राइम मिनिस्टर ने फिर फिलहाल जो है थोड़ा सा जो कि चौधरी फवाद के अगेंस्ट चला जाता है और मेरे ख्याल मिनिस्टर्स को होना चाहिए था, तो उनसे पीटीवी का इख्तियार ले लिया गया है। ये खबर दे दें। अच्छा। उनसे लेके फिलहाल यूसुफ बेग मिर्जा साहब को कहा गया है कि आप ये जो फिलहाल पीटीवी, क्योंकि अरशद खान मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं कर रहे थे और उन्होंने इनकार कर दिया था, और उनकी लॉबी क्योंकि राशिद खान और नईमुल्लाह का जो कि बड़ी स्ट्रांग लॉबी है, सो फिलहाल प्राइम मिनिस्टर ने दरमियान में वो जो होता है ना दोनों साइड्स को रोक देना, तो यूसुफ बेग मिर्जा साहब को चार्ज दे दिया गया है कि आप फिलहाल ओवरसी करें पीटीवी जब तक ये मसला रिजॉल्व ना हो। और ये मसले का आगे ये है कि सीईओ और एमडी की नई बननी है जिसके अंदर लीगली बहुत अरशद खान केस खराब करे हुए हैं, मगर उनके लॉबिस्ट मजबूत हैं। तो इसमें फिलहाल फवाद चौधरी साहब इस लड़ाई में थोड़े से कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए वो उनकी लॉबी है जहांगीर तरीन। सो वहाँ पे जो है ना, जब हम महंगाई की बात करेंगे, क्लासा पहले अपनी एक्सक्लूसिव डिटेल्स दे देंगे कि इनको इस गवर्नमेंट को क्या मुश्किलात चल रही हैं। मगर इस गवर्नमेंट का जो प्रायोरिटीज़ आई हुई हैं, जो मसले आए हुए हैं, वो है कि ये फलाना उसकी तरफ है, फलाना उसकी तरफ है, ये लड़ाइयाँ ये धड़ेबंदियों के मसाइल इनके बढ़ गए हैं। सो मुल्क के मसाइल जो है ना अगले सेगमेंट में मैं बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। जी बिल्कुल आमिर साहब, आपने भी बात की, मेरा ख्याल है बेहतर होगा इमरान खान साहब जो है ना, इनको वो उनको यूसुफ बेग मिर्जा साहब के हवाले कर दें पीटीवी को। मेरा ख्याल वो बेहतर रहेगा, ये लड़ाई तो ख़त्म करें। उनको 2 दफ़ा वो एमडी रहे हैं, उनको तजर्बा भी है। नाउ कमिंग टू अदर साइड, महंगाई की बात की, आज असद उमर साहब जो हैं डेफिनेटली उन पे भी एक आया है, बात हुई है महंगाई की, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बड़ी वहाँ पे तनकीद हुई कैबिनेट में। ऑफ कोर्स के दे आर फीलिंग द हीट, और उनको कहा गया है जो वहाँ पे कि जो मेरी खबर आपके साथ शेयर करता जाऊँ, असद उमर को इमरान खान ने कहा है कि जनाब आपके पास क्या प्लान्स हैं, क्या पॉलिसी है, क्या रोड मैप है। उन्होंने कहा मेरे पास बिल्कुल है।
बिल्कुल सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। तो उन्होंने कहा जनाब फिर अगर आप ठीक कर देंगे तो कौम के साथ आप रोड मैप शेयर करेंगे, आप कैसे ठीक करेंगे? तो जुमेरात उन्होंने जुमेरात का टाइम मांगा है सर, इस जुमेरात तक जी असद उमर साहब ने, तो मैं जुमेरात तक कौम को ना रोड मैप दे दूंगा तो कौम फिर उसके बाद जाने और मैं जानूँ ये ठीक कर देंगे। सो महंगाई पे बात हुई, जो सबसे बड़ा उस पर काम हुआ ना आमिर साहब, जो बड़ी चीज़ हुई है वो आज हुई है कि जो ज़राए मेरे कह रहे हैं, और वो ये है कि तारिक बाजवा साहब केम अंडर फायर इन कैबिनेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कि एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है ये, तो जिसमें तारिक बाजवा साहब ने सारे नेगेटिविटीज़ जो है ना इस हुकूमत की, उन्होंने वो सारी नेगेटिविटीज़ गिनवा दी हैं। अच्छा। इनके जो क्रेडिट थे, वो क्रेडिट जहाँ पे कुछ वजीर समझते थे कि वो क्रेडिट हमारी हुकूमत को नहीं दिए गए, जो 7-8 महीनों में हमने कुछ अच्छे या नेक काम किए हैं, तो उस पर जो आपको पता है कि मुराद सईद साहब जो हैं, मेरा ख्याल इस मुल्क में 2 लोग हैं जो इस इशू को बड़ा करीब से जिनको हम देखा है। एक हम क्रेडिट ले सकते हैं कि हमने $200 अरब के ये इशू को बड़ा के यहाँ पे वो फॉलो किया है। दूसरा जिसने वहाँ पे कौमी असम्बली में भी कई दफ़ा उठाया वो मुराद सईद थे, $200 अरब के हवाले से, और ट्विटर सोशल मीडिया इस मुल्क को बना दिया, ताना बना। जिस बंदे ने, वैसे मैं दाद देता हूँ, वैसे दाद दें, इवन ये फवाद चौधरी साहब जैसे मतलब मिनिस्टर ने भी, उन्होंने भी उन सलीम साफ़ी साहब के शो में इन्हीं को ताना दिया, इन्हीं को टांट किया। वो जी मुराद ने $200 अरब की बात की थी, तो देखना $200 अरब आ गए हैं। अंदाज़ा करें, सीरियसनेस का अंदाज़ा करें कि इस मुल्क की वजारतें और वजीर कैसे चल रहे हैं। आपने उसके अब मुराद सईद ना इस वक्त पूरे मुल्क का एक पंचिंग बैग बना हुआ है, मजाक हो रहे हैं, ठट्ठे हो रहे हैं, इस ट्विटर पे मेरे साथ मजाक किए गए थे। बाज़ दोस्तों ने यहाँ तक सीनियर लोग थे कि रऊफ को पढ़ना नहीं आता, ये अंग्रेजी इनको आती नहीं थी, इनको समरी में समझ ही नहीं आई कि समरी में लिखा हुआ क्या था, ये तक भी मजाक हमने फेस किए हैं। आज वहाँ पे उसको दाद देनी चाहिए, जो मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं कि मुराद सईद ने 1 सेकंड ब्लास्ट किया सर वहाँ कैबिनेट मीटिंग में। इस ब्लास्ट क्या था? क्लासा ब्रेक से वापस बड़ी अहम वहाँ डिटेल्स हुई है, डिस्कशन हुई है, फायर वर्क हुआ है, वापस है मैं आपको बताता हूँ कि उसके क्या हुआ। बिल्कुल बड़ी अहम डिटेल्स है। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके ये तो आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इसके साथ साथ ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी की वजारत कौन सी ऐसी बड़ी वारदात करने जा रही थी जो बिल आखिर कैबिनेट में पकड़ी गई है। छोटी सी ब्रेक, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। कैबिनेट इजलास की बात हो रही थी और मुराद सईद से मुतालिक क्लास आमिर साहब जो आज मुझे ज़राए ने वहाँ से बताया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बेसिकली वो मुराद सईद का ही शो था। जो 2-4 चीज़ें वहाँ पे अहम हुई हैं महंगाई के हवाले से, जिस पे वो कहा गया, इनवन प्राइम मिनिस्टर ने कहा असद उमर को कि रोड मैप दें, क्या आपके पास रोड मैप? उन्होंने कहा जुमेरात तक मैं दूंगा। तो बेसिकली वो जितना जो फायर वर्क आया है, वो तैयारी जो आई है वो मुराद सईद की तरफ से है। क्योंकि वही वाली बात, एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है इसकी मुराद सईद की कि इतनी तमाम तर हॉस्टिलिटीज़ के बावजूद, मजाक ठट्ठे हम पे भी होते हैं, हम सबसे ज़्यादा निशाना बने, डटा हुआ है वो। और बंदे 1-2 ही होते हैं हमेशा, किसी भी हुकूमत में 2-3 लोग होते हैं, कोई पूरी हुकूमत नहीं होती जो आके इस तरह के इश्यूज़ को वो लेके चल रही है। जो मुझे ज़रा बता रहे हैं कि आज वो पूरा अपना PTI का मंशूर लेके गए थे कैबिनेट में सर, मार्केट से वो कीमतें पूछ के गए थे, दूध दही अंडा शुगर ये क्या कीमतें, हमें क्या बताई जाती हैं और कीमतें हैं क्या वहाँ पे, असल में वहाँ पे क्या है। और महंगाई के साथ जो वहाँ पे उन्होंने जो ज़रा मुझे बता रहे हैं कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट उन्होंने वहाँ पे पढ़ के सुनाई है, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स डिवीजन वाले जो फिगर थे वो पढ़ के सुनाए हैं, और दीगर जो खुद रेट्स लेके गए थे वो भी कैबिनेट के सामने रखे हैं कि जनाब ये बताएं हमने क्या लोगों से वादे किए थे और कहाँ पे हम आके स्टक अप हो गए, हमारे साथ हो क्या रहा है कि ये हालत देखें। और जो बात वहाँ से शुरू हुई $200 अरब से जी, जिसको मैं फिर कह रहा हूँ, ये हम फॉलो करते रहे या मुराद सईद कौमी असम्बली में फॉलो करते, बाकी कौम मजाक बनाती रही, ठट्ठे करती रही है। उनका ये कहना था ज़रा जो कह रहे हैं कैबिनेट के कि मुराद सईद ने वहाँ पे बात उठी प्राइम मिनिस्टर के आगे कि ये ज़रा स्टेट बैंक की रिपोर्ट देख लें, हमने जो हमसे लेके गए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए रियायतें लेके गए थे कि इंडस्ट्री को रियायतें दें, पैकेजेस दें, उन पैकेजेस से इस कौम को, मुल्क और हमारी हुकूमत को क्या मिला है। ये कह रहे रेमिटेंसेज बढ़ जाए, रेमिटेंसेज भी नहीं बढ़ी। इन्होंने कहा एक्सपोर्ट अगर डॉलर को आप ऊपर ले जाएं तो बहुत बढ़ जाएगा, थोड़ा सा फर्क पड़ा है। इंपोर्ट का कहा गया कि जनाब इंपोर्ट को देख लें तो उसका क्रेडिट भी हमें नहीं दे रहे कि हमारी पॉलिसीज की वजह से कोई इंपोर्ट कम है। वो ये कह रहे हैं एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स क्योंकि कम आना शुरू हो गए यहाँ पे, तो इसलिए उनकी इंपोर्ट होना कम हो गई। तो देन ही पॉइंटेड, उसने कहा जनाब यही लोग थे, हमने जो बंदे थे जिन्होंने बैठ के, नवाज शरीफ के लोग थे, उन्हीं के साथ मिल के $200 अरब की डील जिन्होंने सैबोटाइज की, यही तारिक बाजवा थे जो कैबिनेट में समरी लेके आए 2013-14 में लेके आए, जिन्होंने डेलीगेशन बनाया, वहाँ स्विट्जरलैंड बंदे भेजे, डीलें की, सब कुछ किया।
आखिर पे सैबोटेज करके उन्हीं अफसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जो वहाँ पे साइन करके आए थे। तो उन्होंने कहा हमने क्या किया, हमने उन्हीं के बंदे को नवाज शरीफ और उसके डार के बंदे को गवर्नर स्टेट बैंक बनाया हुआ है, और ये उसकी रिपोर्ट पढ़ लें जो आज उसने लिख के दी है। ये रिपोर्ट यहाँ नवाज शरीफ साहब असद उसके डार के नैरेटिव को सपोर्ट करती है। हमारे अंदर तो इतनी भी जुर्रत नहीं है कि हम कैबिनेट बैठ के, हम लोग बैठ के इस तारक बाजवा साहब को इस सीट से हटा सकते हैं, जो की सीट है, जो तमाम ये फैसले कर रहे हैं तारक बाजवा साहब कर रहे हैं, और हम उनको यहाँ पे लगा कर बैठे हुए हैं। इस पे जो जराए कहते हैं कि इमरान खान साहब ने फिर असद उमर की तरफ देखो, असद उमर इस मामले में बिल्कुल चुप रहे हैं, वो इस पे उन्होंने कोई बात नहीं की कि जनाब तारक बाजवा साहब जो हैं वो $200 अरब एक दफ़ा उन्होंने पूछा। हालांकि होना क्या चाहिए था आमिर साहब, जितना बड़ा इशू उन्होंने बनाया हुआ था, अपने मैनिफेस्टो में बनाया, इलेक्शन कैंपेन में बनाया, कौमी असम्बली में आके इन्हें पीटीआई ने $200 अरब का, इनको पहला काम ही करना चाहिए था, एक कमीशन बनाते जो प्रोब करता कि तारक बाजवा साहब, तारक पाशा साहब और दीगर फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों का क्या रोल था $200 अरब की डील को सैबोटेज करने का। इन्होंने नहीं बनाया, इन्होंने रिवार्ड किया। अब हुआ यह है कि उल्टा यही मजाक बने हैं, खुद अपने आप को इन्होंने आके रिडिक्यूल किया है। जैसे मैंने कहा कि फवाद चौधरी साहब ने अपने वजीर पे उन्होंने आके उन पे अटैक किया या उनका मजाक उड़ाना शुरू किया। जो लोग ये कहते हैं ना $200 अरब का मजाक उड़ाते हैं, और भाई एक दफ़ा आप डाटा आने तो देते ना। मैं कहता हूँ $2 अरब ना निकलते, मैं कहता हूँ ₹5 ना निकलते वहां से। एटलीस्ट पाकिस्तान के पास एक डाटा आ रहा था जिसके तहत मेरा, आमिर का, आपका चेक किया जा सकता है। इनके फॉरेन अकाउंट तो नहीं है, इनका पैसा बाहर तो नहीं पड़ा। आपने वो वहां डाटा प्रोसेस ही रुकवा दिया, जो काम तारक बाजवा साहब ने, उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया था कि डाटा एक्सेस नहीं लेने दी स्विट्जरलैंड की हुकूमत के साथ। पैसों का तो एक उन्होंने फिगर खुद दिया था बाजवा साहब ने, इनको पकड़ना चाहिए था जिस बंदे ने। अब वो कहते हैं गलती होगी और असद उमर ने मान ली। तो कैबिनेट में इस पे बड़ा फायर वर्क हुआ है, और जो मुझे बताया गया, जराए बता रहे हैं कि मुराद सईद ने बड़ा पैशनेटली फिर दोबारा इस केस को टेकअप किया है, और इमरान खान साहब को कहा है, कैबिनेट के मेंबर सारे जो 2-4 मुतासिर भी थे, जो मुझे उन्होंने बताया उसके मुराद सईद के उसके पैशनेट स्टाइल से जिस तरह उसने टेकअप किया है, तो कहते इमरान खान मजबूर हो गए कि उन्होंने असद उमर को कहा कि बताएं महंगाई की कहाँ पे हो रही है, कैसे आपने चीज़ें की हैं। सो एक दो मिनिस्टर हैं, बाकी इसको खैर अपना अपना ये चॉइस है। सवाल वही है कि इमरान खान भी मजबूर हैं, असद उमर भी मजबूर हैं, दुनिया भर से पैसे भीख मांग रहे हैं। अभी तक हमने तारक बाजवा साहब को बुला के, ना इमरान खान साहब ने, ना किसी कमीशन ने, जिन लोगों को इंक्वायरी फेस करनी चाहिए थी, ट्रायल फेस करना चाहिए था, वो इस वक्त गवर्नर हैं और इन्हीं की हुकूमत के खिलाफ वो रिपोर्टें जारी कर रहे हैं। लास्टली जो उन्होंने बताया, उसने ये मुराद सईद ने, उसने कहा जनाब यही इंडस्ट्री थी, ये उन्होंने कैबिनेट को बताया वहां पे, यही इंडस्ट्री थी, यही लोग थे, रिलीफ लेके गए, पैकेजेस लेके जाए, बताएं उनका इम्पैक्ट किधर है। रेंट सीकर है ना सारी की सारी इंडस्ट्री जो है सारी यहाँ पे। तो ये आमिर साहब कुछ आज वहाँ पे साहब इससे रिलेटेड क्यों आपको याद होगा कि ये जो टीम के ऊपर ब्यूरोक्रेटिक जो टीम है जो नवाज शरीफ साहब की रखी गई है, आपको याद है प्राइम मिनिस्टर के साथ पहली मीटिंग के अंदर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि मुझे बताया गया है कि हम वी आर शॉर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट पीपल, हमारे पास बड़े ही लोग कम हैं, है ही नहीं जो है जो कि काबिल हैं। तो ठीक है नैब के केसेस हैं, ठीक है ये करप्ट हैं, मगर क्या करें, हैं ही ऐसे। आपको याद है किसी जिस पे हमारे कुलीग ने कहा था फिर फवाद हसन फवाद को ही ले आए, फिर इनकी क्या जरूरत है। जो अब लाए गए थे ये कह के, फॉर एग्जाम्पल जाजेब खान साहब को लाया गया था, उनसे स्पेसिफिकली सवाल हुआ था, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। अब ये है कि रेवेन्यू की शॉर्टफॉल जो है ना वो कोई 3.25 अरब रुपए की हो गई है, 3.25 अरब रुपए की शॉर्टफॉल हो गई है, जो कि रिकॉर्ड है। सो ये सारा जो बताया गया था कि अल्टीमेटली क्या कहते हैं डिलीवर करें, अब डिलीवर भी नहीं हो रहा। और डिलीवर करने के बाद जो काम किए जा रहे हैं, ये आप ही ने मुझे आज तंज कर रहे थे कि वो एमनेस्टी की स्कीम नहीं ला रहे हैं। मेरा वो आपके पास वो है, मेरे पास बड़ा शानदार क्लिप मौजूद है, वो दिखा दें जरा क्लिप जो है ना, उसके बाद में दिखाएंगे। नहीं रिमाइंड आप करवा रहे थे, अब पीटीआई ने जब वो नून लीग ये लेके आ रही थी इतनी ज्यादा, ये मेरा दिखा दें, अभी दिखा के वापस आके इस पे डिबेट कर लेते हैं। ये दिखा दें, ठीक है चलिए वो जरा क्लिप दिखा देते हैं असद उमर साहब से मुताल्लिक, जो कि नून लीग जब एमनेस्टी स्कीम लाए थे तब वो क्या कर रहे थे और अब इनकी गवर्नमेंट एमनेस्टी स्कीम लाने का ऐलान कर चुकी है। किसान जो ट्यूबवेल के अंदर डीजल डालता है तो उससे वो 100 रुपए में तकरीबन लगभग 50 रुपए ले जाते हैं। वो कह रही है, वो हुकूमत कह रही है कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में टैक्स एवेजन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, करप्शन की, बत्ताखोरी की और उसके बाद पैसा वो बाहर लेके चले गए मुल्क के और उन्होंने छुपा दिया, पाकिस्तान के कानून को तोड़ा,
ये तमाम लोग जो ये सब काम कर चुके हैं, वो सरकार उनको दावत देती है कि आप इस इस्तिस्ना स्कीम का इस्तेमाल करें, 2% के ऊपर तमाम काला धन अपना सफ़ेद करा लें, कोई आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा और कोई आपकी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी। तमाशा साथ ये कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है स्कीम के अंदर, ये स्कीम मनी लॉन्ड्रर्स और पता नहीं किसको नहीं एलिजिबल होगी। ओ भाई, स्कीम है, सवाल कोई नहीं पूछा जाएगा। जब सवाल ही कोई नहीं पूछ सकते तो पता कैसे चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग? वो पागल जो आके खुद अनाउंस करेगा मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की। क्या कहते जी मियां नवाज शरीफ ने, जो चोरी करते हैं वो अपने नाम पर नहीं करते। स्कीम है, सवाल तो कोई नहीं पूछा जाएगा, खुद ही फरमा रहे हैं भाई। ये हम चाहेंगे कि ये जुमेरात को जो आप बता रहे हैं कि रोड मैप देना इकोनॉमिक पाकिस्तान का, ये तीसरा चौथा कोई मिनी बजट पता नहीं आएगा, तो ये काफ़ी सारे सवाल हैं। एक तो इस पर इखलाकी जवाब आ जाता है कि इस तकरीर के बाद ये कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे। दूसरा क्लास साहब, जो पिछली जो स्कीम थी जिसके अंदर तमाम चोरों डाकुओं को छोटी सी परसेंटेज के ऊपर उनकी सारा काला धन जो था वो वाइट कर दिया गया था, उसमें से टोटल 122 अरब रुपए निकले थे टोटल जो है, और उसके बदले उन्होंने खरबा रुपये की अपनी जो है ना पैसे वो कर लिए थे, एक इखलाकी तौर पे। दूसरा, लोगों ने इनका रिजॉल्व जो है ना इस गवर्नमेंट का वो टेस्ट कर लिया हुआ है कि इनमें टैक्स निकालने की कैपेसिटी कितनी है, वो ये फेल हो चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कारगर भी होगी। तो ये इनको जो ये स्कीम दे रहे हैं तो ये इखलाकी तौर पे भी शर्मिंदा होंगे और ये इकनॉमिकली भी मेरा ख्याल नहीं चल पाएगी आगे। वो जो 122 आई, इतनी जेनरस किस्म की स्कीम के बाद 122 अरब रुपए आए तो पता नहीं आएंगे कितने। दूसरा, हम चाहेंगे कि ये तकरीर रोड मैप आ रहा है तो चंद पहले स्टेट ऑफ अफेयर्स बता दें इस वक्त कि महंगाई की सूरत हाल इस वक्त है क्या? इस वक्त जो है ना स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ये स्टैगफ्लेशन ही होती है कि जब इन्फ्लेशन आपकी महंगाई एक पूरे क्वार्टर 3-4 माह रहती है ना स्टैगनेंट हो जाए तो उसको कहते हैं कि जनाब ये बड़ी बुरी हाल, ये इमरजेंसी हो जाती है कि इस वक्त इमरजेंसी है। और इमरजेंसी का असर इस वक्त ये है कि जो फिगर्स आ रहे हैं कि महंगाई के जो इनके अपने CPI इंडेक्स है वो 10% के करीब 9.4% वो आ गया है। दूसरा, उसकी वजह से अभी जो फिगर्स आए हैं ये अपने डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने जो फिगर्स दिए हुए हैं उन्होंने कहा जिसकी वजह से 1 मिलियन जो है ना लोग अनएम्प्लॉयमेंट के उसमें मदद में शामिल हो जाएंगे। 10 लाख बंदा। अब ये कह रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट लेके आनी थी कितने लोगों की, 10 मिलियन की एम्प्लॉयमेंट करनी थी इन्होंने, तो 1 मिलियन तो मजीद अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। उसके बाद ये तकरीबन 6 से पहले 6% 7.5% जो है ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद 40 लाख लोग, ये कल परसों पॉवर्टी पे कितना लेक्चर दिया था, 40 लाख लोग और पॉवर्टी के उस ग्रुप में आ जाएंगे, मजीद पॉवर्टी के गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे और गरीबों की लिस्ट में आ जाएंगे 40 लाख लोग। और ग्रोथ जो ये पहले कह रहे थे वो पहले 3.5 के लोग कह रहे थे, पाशा साहब का ख्याल है कि ये 3% पे आ जाएगी। और ये हो क्यों रहा है, ये मैं चाहूंगा कि क्यों हो रहा है, ये हो क्यों रहा है ब्रेक के बाद। बिल्कुल, बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स और भी मौजूद हैं। छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, वो तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ, मगर सबसे पहले महंगाई से मुतालिक हम चाह रहे हैं कि असद उमर साहब ने रोड मैप देना है तो ये इसमें जो ना अब फ्यूचर का रोड मैप दें। ये जो जवाब है ना कि जनाब वो पिछले बुरा छोड़ गए थे, अब ये 8 माह गुजर गए हैं, ये 5 साल ये जवाब नहीं चलना। अब हमें बताना है कि अपना हिसाब दें, अपने हिसाब में जो बुरे हालात हैं मुल्क के, वो इकॉनमी 2 चीज़ों पे चलती है। एक सीधी सी काम है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, एक ज़राअत पे चलती है, दूसरा इंडस्ट्री पे चल रही है। ये बताया जा रहा है, ये मेरा नहीं है, ये हफीज़ पाशा साहब बड़े मोतबर इकोनॉमिस्ट है पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि इंडस्ट्री और ज़राअत दोनों नेगेटिव में जा रहे हैं, वरना हमेशा होता है एक आधी चली जाती है दूसरी बचा लेती हैं। इस वक्त जो है ज़राअत जो है हमारी जो है कॉटन की जो है 14 मिलियन बेल्स होती हैं तो 11 मिलियन आई हैं। चीनी भी नीचे चली गई है प्रोडक्शन, राइस भी नीचे चली गई हैं। ये वो चीज़ें जो हमें पैसे दे के दिलवाती हैं, कुछ खड़ा रखती हैं। और ये हुए क्या, क्योंकि 26% खाद की कीमत जो है ना उन्होंने बढ़ाई, 26%।
जो ये कहते हैं कि जी इतनी लेक्चर बड़ा सुन लें इनसे कि जी गरीब आदमी और किसान के लिए कर रहे हैं, लार्जली उसकी वजह से इंडस्ट्री अगेन नेगेटिव इंडस्ट्रियल ख़ासतौर पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी नीचे जा रही है। सो हमें ये बता दें, मेरे 2-3 सवाल हैं, मैं चाहूँगा कि वो इसका जवाब असद उमर साहब ने दे दें कि इकोनॉमी जो है, फाइनेंस जो है, जो ये चलाते हैं, जब तक ज़राअत आपकी नहीं चल रही, इंडस्ट्री आपकी नहीं चल रही, एनर्जी आपसे नहीं हैंडल हो रहा और वज़ीर साहब जो कोई हैं वो अड़े हुए हैं कि जनाब मैंने ऐसे ही चलानी है, कर लो जो करना है, तो ये फाइनेंस से मुल्क कैसे ठीक कर लेंगे? दूसरा, इनका सारा इन्हिसार था एक बड़ा, मैं समझता हूँ असद उमर साहब का, अब तो सिंपलिस्टिक लगता है कि इंपोर्ट कम कर देंगे और एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे तो ये मामला हो जाएगा। भाई साहब आपकी एक्सपोर्ट नहीं ऊपर बढ़ रही, उस तरह नहीं बढ़ रही जिस तरह का आपने वादा किया गया था। मे बी द टाइम इज़ नाउ टू स्टडी और पैराडाइम, आप अपनी पैराडाइम स्टडी करेंगे, आपके मॉडल में कहीं ना कहीं खराबी है। वो जो कहते हैं ना कि रेंट सीकर्स हैं हमारे यहाँ, ये एक्सपोर्टर्स, सारा कुछ दे दिया, सस्ती बिजली दे दी, रिबेट्स दे दिए, सारा कुछ दे दिया, फिर भी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, तो आपके मॉडल में या बेसिक थ्योरी के अंदर कहीं ना कहीं खराबी है। तो हम चाहेंगे कि ये जवाब भी सारे दे दें। जी सही है आमिर साहब, इस पे टैक्स एमनेस्टी आने दें। आज हमारा रिपोर्टर बड़े ज़बरदस्त इमरान मगराना ने कुछ असद उमर साहब की ना तकरीरें निकाली हैं, जो लास्ट तकरीरें लास्ट बजट पे इन्होंने कौमी असम्बली में की थी, तो वो ज़रा कल आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप वो मज़े की चीज़ें, एमनेस्टी आने दें कि फिर ये कहते हैं कि जनाब के मीडिया हमें चलने नहीं देता। आप मैं बड़े आपको पता है, दिल से पत्थर रख के कह रहा हूँ, मेरा अभी भी बिलीफ है कि हमें बेल आउट इन्होंने निकाल लिया, ICU से हम निकल आए हुए हैं, मगर अब ये मरीज जो है, इसको मरीज कब तक मरीज रहना, ये चल नहीं पा रहा। सो वो ये जवाब है, उससे आगे नहीं बात बढ़ रही, पहला क्राइसिस में ये ले आया, ये इनका क्रेडिट है। आमिर साहब एक दो चलें इस पे कल बात करेंगे, जैसे आज हमने उन पे तरीन साहब पे और शाहमूद कुरैशी साहब पे आज बात की ना, इस पे एमनेस्टी पे और असद उमर साहब पे कल बात करेंगे, क्योंकि और एक और बड़ी स्टोरी मेरे पास हमारे पास है, मैं चाहता हूँ वो भी शेयर करते हैं। रिपोर्टर है ना, बुनियादी तौर पर कोई ना कोई खबर तो हमने रोजाना देनी होती है। वो खबर ये है कि एक तरफ आमिर साहब ने, हालांकि गुड काप हैं, गुड काप भी अगर ये कह रहा हो कि इकॉनमी की ये हालत है, पैसे नहीं है, 325 बिलियन रुपीज़ का शॉर्टफॉल आ गया है, दुनिया भर से हमने कर्जे मांगे, चीज़ें मांगी, चीज़ें फिर भी नहीं चल रही, लेकिन कुछ लोगों को दाद दें, उनका हौसला दें, हौसला देखें और कॉन्फिडेंस देखें। आज एक रिपोर्ट कैबिनेट में पेश की गई आमिर साहब, बड़ी मज़े की है। वो ये है कि यहाँ पे 20 तारीख को एक मीटिंग हुई थी इस इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की, असद उमर साहब उसको चेयर कर रहे हैं। 12 दिन पहले तकरीबन 10-12 दिन पहले वो रिपोर्ट है कैबिनेट के सामने पेश की गई है। वहाँ पे ये पता चला है कि जुल्फी बुखारी साहब जिस वजारत को हेड करते हैं, उन्हीं की वजारत जो है ना एक समरी लेके गई ECC के पास, और उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारा जो पिछले साल बजट था, मज़े की चीज़ है, सुनने वाली है, 2017-18 का जो इंतज़ामी अखराजात थे, ज़रा वो दिखाएंगे ज़रा पेपर, ज़रा स्क्रीन पे, बड़ा मज़े का है वो, ज़रा कि टोटल इनके मैनेजमेंट के अखराजात ज़रा देखें। एक तरफ मुल्क, आपने पेट्रोल की कीमतें कल बढ़ाई हैं आमिर साहब 6-7 रुपए, ज़रा ध्यान में रखिएगा, आवाम का तेल निकाल रहे हैं आप, लेकिन डिमांड्स क्या लेके जा रहे हैं इनके मिनिस्टर्स और इनके सेक्रेटरी, ज़रा देखें, ये रुथलेस ब्यूरोक्रेसी के काम देखें। ये ECC के पास गए और इस पर इन्होंने ये कहा कि ना पिछले साल जो था 2017-18 में जो हमारा रिवाइज्ड बजट था टोटल, वो टोटल को छोड़ दें, जो टोटल मैनेजमेंट आपके एक्सपेंसेस थे, जो इंतजामिया के एक्सपेंसेस थे, वो ये कहते हैं वो 1.6 बिलियन रुपीस थे 2017-18 में, जब उस वक्त नवाज शरीफ साहब की या उनकी हुकूमत चल रही थी, शायद खकान अब्बासी साहब की। अब ये कह रहे हैं मौजूदा जुल्फी बुखारी साहब उनकी वजारत, इन्होंने कहा जनाब हमें 3.2 बिलियन रुपीस दिए जाएं, 1.6 बिलियन ये पिछले साल थे, अब उन्होंने ये 3.2 बिलियन मांग ले, मतलब 2 अरब रुपए तकरीबन, 3 अरब के करीब ज्यादा मांग लिए पैसे उन्होंने। उस पे जनाब ECC को दाद बनते, इस पे असद उमर को दाद बनती है। चलें एक लम्हे के लिए थोड़ा सा मुझे अच्छा काप बनने दें, गुड काप, जो उन्होंने चीज़ें अच्छी की हैं। ECC ने इस पे पकड़ लिया इनको सर, इनको यहाँ पे उन्होंने कहा जी हमें ये बताया जाए, ये ज़रा समझाएं कि अभी 3 महीने बाकी रह गए हैं 2018-19 को ख़त्म होने में। 3 महीनों के लिए आपको कौन सी ऐसी क़यामत आ गई है जुल्फी बुखारी साहब एंड कंपनी कि आपको यहाँ पे 1.6 की बजाय पिछले साल 1.6 बिलियन पैसे खर्च हुए मैनेजमेंट के अखराजात, अब आप चाह रहे हैं कि 3.2 बिलियन दे दें। 3 महीनों में आपको 2 अरब रुपए क्यों चाहिए, हमें ज़रा समझाएं। एंड हियर कम्स द आंसर सर। उन्होंने कहा जनाब हमने EOBI में 300 बंदा रखना है। अब आपको पता चल गया, आप कह रहे थे कि नौकरियां कहां से आएंगी। 3 महीने में उन्होंने जुल्फी बुखारी साहब की मिनिस्ट्री ने ये कहा, ओवरसीज वगैरह जो भी है उनकी EOBI भी उसी में आ रही है सारी, कि जनाब हमें जो है 3 अरब रुपया चाहिए, हमने 300 बंदों को नौकरियां देनी है। पिछले दिनों कैबिनेट ने 706 गरीब
ड्राइवर, गार्ड्स, वेटर्स, चौकीदार, नैब कासिद, क्लर्क को, जो पूरे गरीब इलाकों को थे, उनको डिसमिस किया है इसी ही कैबिनेट ने ये कह के कि हमारे पास पैसे नहीं है। इमरान खान साहब दूसरे की बात कुछ तीसरा बिस्कुट उठाने पड़े तो हाथ पकड़ लेते, ना भाई ये ऑस्टेरिटी चल रही, चाहे हमारी बात है। वाइज पाउंड फुलिश, वहां पेनीज बचा रहे हैं जहां ये पाउंड है ना बिलियन जाया हो रहे हैं। तो अब उन्होंने ये कहा है कि हमने EOBI ने मुझे मतलब उन्होंने सही पकड़ा, ये क्रेडिट गोज टू द ECC एंड असद उमर एंड कंपनी एज वेल। और उन्होंने कहा खुदा का खौफ करें, हम एक एक टक्का यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे पैसे नहीं इकट्ठे हो रहे, टैक्सेस हमारे इकट्ठे नहीं हो रहे, आप 3 बिलियन रुपीज मजीद मांगने आ गए और अगले 3 महीनों के लिए, सिर्फ 3 महीनों के लिए। अब उन्होंने जनाब इसको ब्लॉक किया है। रीजन क्या बनी है, ये क्यों गए हैं कि ECC रोजाना की बुनियादों पे वहां पे सप्लीमेंट्री ग्रांट्स दे रही है, वहां भी पैसे बदन बांट बहुत सारी हो रही है। वो किसी वो कहेंगे डिटेल में वो भी ले आऊंगा। अगर रोजाना कोई की वजारत जो है ना अपने बजट से ओवर एंड अबव हर वजारत पैसे खर्च करने के बाद जो बजट में अप्रूवल थी वो खत्म हो गया पैसा सारा। अब वो नए नए जाके वो कर रहे हैं, वहां से उनसे पैसे मांग रहे हैं जो उनको दिए जा रहे हैं। अब एक तरफ वो कहते हैं पल्ले नहीं धेला कर दी फिर मेला मेला, एक तरफ पैसा नहीं है, 350 अरब की आप बता रहे हैं कि शॉर्टफॉल आ गई है, टैक्सेस इकट्ठे नहीं हुए, एक्सपोर्ट आपकी आपने बताया आज कैबिनेट में बढ़ने नहीं ज्यादा, इंपोर्ट आपके चले वो कम हो गया 350 अरब 325 अरब और 3.5 अरब 23 करोड़ आज दाद दें उन्हें इमरान खान साहब को और उनके वजीरों को, कोई नहीं बोला ना असद उमर साहब बोले होंगे इस पे, क्योंकि असद उमर साहब उस खतून को वो कर रहे हैं वजीर बनवाने में, उनको भी सपोर्ट करने में इनका हाथ है। आज नई वजारत खड़ी कर दी है। पिछली 25 जो कि 18वीं तरमीम के वैसे कहते रहते हैं, 18वीं तरमीम की जो अच्छी चीजें थी कि 25 वजारतें डिवॉल्व करनी थी, उसकी कोई बात नहीं हो रहा, नई खड़ी करने के लिए तैयार है। मुझे ये समझाएं जो हमें दूसरे के बाद तीसरा बिस्कुट नहीं खाने देते, चाय हमें नहीं पीने देते, नदीम अफजल चांद साहब जैसा बेचारा आदमी जेब से हमें समोसे और बिस्कुट खिलाता है, अगर कभी कभार हम उसके दफ्तर मिल भी लें उससे, तो आपके पास ये पैसा कहां से आ रहा है? ये 300 अरब सॉरी ये 3 अरब रुपया इन्होंने मांग लिया, जुल्फी बुखारी ने कहा मैंने 300 लोगों को नौकरियां देनी है, EOBI ने किस चीज की देनी है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, उनके एक्सप्लेनेशन मांगी गई। दूसरा खान साहब ये बताएं इनके सामने कोई फिजिबिलिटी रखी गई है कि हम जो नई वजारत, ये वजारत गुरबत मुकाओ, गुरबत का आप बता चुके हैं 10 लाख बंदा मजीद ऐड हो गया। हमें उस वक्त चाइना मॉडल बताया जाता था कि हम चाइना की तरह इतने 40 लाख 40 लाख ये जो ग्रोथ रेट ये जो आ रहा है कि जो अगर ये होगा तो 40 लाख बंदा और इसमें आ जाएगा। तो अब इनसे पूछना ये बनता है कि हुजूर एक्सीलेंसी हमें ये बताएं कि ये आपकी EOBI ने जो ऑलरेडी स्कैंडल्स का शिकार है, गरीब लोगों का, वहां से वर्कर्स का, मजदूर का पैसा है, उनकी ग्रेजुएटी पेंशन आप काटते हैं, वहां से पैसा मिलता है, 300 का ये लेके गए इमरान खान साहब ने नई वैसे ही गैर कानूनी ये हो गया हुआ था। पिछले स्कैंडल में अंदर EOBI में यही था कि ये जो पेंशनर्स का पैसा होता है ये माले मुफ्त दिले बेरहम नहीं है कि इसको प्लाटों पे खर्चा जाए या इस तरह की स्कीमों पे खर्चा जाए, ये सीक्रेट मनी है। अब सवाल यह था कि इनको जो टास्क दी गई थी कि आप जो है ना इसको ऑस्टेरिटी करेंगे, खर्चे कम करेंगे, तो जुल्फी बुखारी साहब की वजारत ने खर्चा जो है ना सर 1.6 से उन्होंने उठा के 3.2 बिलियन तक 3 महीनों के लिए है। तो उस पर ECC को क्रेडिट जाता है कि चलें कुछ थिंकिंग माइंड बैठे हुए हैं, उन्होंने इनकी समरी देखी, उन्होंने पकड़ी और उसके बाद उन्होंने इनसे ना 3-4 बड़े मजे के सवालात किए हैं। उन्होंने इन सवालात के जवाब हमें अगली दफा दें। क्लास साहब इनको टाइम आ गया है कि सर्जिकल ऑपरेशन से नहीं, बड़ी सर्जरियां थोड़े के साथ करनी पड़ेगी, स्कैल्पल से काम नहीं बनेगा, कैबिनेट रीशफल होएगी और ये बड़े फैसले नहीं करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि मई के अंदर रमजान में परफेक्ट स्टॉर्म इज ब्रूइंग, यूं सारी घटाएं बादल सब मिल मिला के डराए नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा मारेंगे तो होगा। आपने गुड काप रहना है, कौम को डराए नहीं, जो कौम को डराना बड़ा फर्ज बनता है, डराना हमने पिछली दफा लोड शेडिंग का कहा था, चीखें मार मार के हमारे उससे फर्क नहीं पड़ा, लोड शेडिंग भी होगी 50 अरब रुपए की, 10 भी लग गई और वो वजीर वहां के वहीं है। लास्ट लाइन होगी, यू आर नॉट अ गुड कॉप, यू आर नॉट अ गुड, आपको इस टैग से पीछे हट जाना चाहिए, ट्रेडिशनल गुड कॉप। चलिए प्रोग्राम भी इसके साथ ही अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।